एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे कहानी का अर्थ जो 7 अंक का आता है। पिछली वीडियो में हमने 2 अंक मीन्स संदर्भ लिखने के लिए आपको सिखाया था, ट्रिकी सिखाया था। ट्रिक के माध्यम से बिना पढ़े आप कैसे संदर्भ लिखेंगे, खोजेंगे कैसे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अंक के बारे में, मीन्स अनुवाद लिखने के लिए कि आखिर अनुवाद कैसे लिखेंगे। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपका 2 अंक हासिल हो जाए, और उसके बाद देखने के बाद इसको देखिए और इसमें आपको 5 अंक हासिल होगा। देखिए, अनुवाद लिखना जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, संस्कृत का अर्थ नहीं निकालेंगे, तब तक अनुवाद नहीं लिखेंगे। लेकिन उपाय क्या है इसका? आखिर हम तो पढ़े नहीं हैं, यदि हम नहीं पढ़े हैं तो उसका उपाय क्या है? तो चलिए, संदर्भ तो लिख लिए हैं, अब जो है हम अर्थ लिखने के लिए, अनुवाद लिखने के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? देखिए, अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, हम आपको एक विधि बता रहे हैं। हम सब अनुवाद न पढ़ करके प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक अध्याय से जो भी इम्पोर्टेंट गद्यांश होंगे उन्हीं का अर्थ जो है बोलेंगे, बोल करके सीखेंगे, अर्थ नहीं निकालेंगे। एक एक शब्द का तोड़ तोड़ के अर्थ नहीं निकालेंगे, उनका एक अंदाज विधि से अर्थ लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश है 7 अंक का। फिर से बता दो, 2 अंक इसमें संदर्भ वाला है, वो तो हम सिखा दिए हैं। 5 अंक इसमें, अब इसको सीखेंगे तो 5 अंक, इस वीडियो को देखेंगे तो 5 अंक मिलेगा। देखिए, कालिदास संबंधित कितने? 5 हम गद्यांश लिए हैं, और इस 5 में से निश्चित ही एक आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप कालिदास तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आप 7 नंबर हासिल कर लेंगे, क्योंकि लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी करके, और लेखक का नाम लिख, लेखक का नाम तो होता नहीं है, वो पाठ का नाम लिख देंगे, कवि कुलगुरु कालिदास से लिया गया है, तो बस 2 अंक मिल गया। और अर्थ लिख देंगे तो 5 अंक मिल जाएगा। अर्थ कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसमें आपको पहचानना क्या है। कोई भी कालिदास संबंधित आएगा तो 5 पैसेज है और 5 शब्द है। देखिए, एक मुकुटमणि आएगा, यदि गद्यांश पढ़ते हैं उसमें मुकुटमणि आ रहा है तो कालिदास का है। ये मतलब संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है, संस्कृत के सभी कवियों में सबसे ऊपर है तो मुकुटमणि माना गया, इससे संबंधित है। एक वाग देवता भरणभूत से, माने सरस्वती देवी, माँ सरस्वती के। और तीसरा क्या है? एक जनश्रुति, एक जनश्रुति, ये भी शब्द है। मैंने ऐसा एक सुनने में आता है कि इनका जो समय है यह है। इस जनश्रुति में क्या दिया है ये हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। तो 3 शब्द याद रखिए, एक मुकुटमणि और एक वाग देवता भरणभूत से, मैंने सरस्वती के उपासक, चाहे सरस्वती के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध, या सरस्वती की कृपा वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं कि सरस्वती, जिन पे सरस्वती की कृपा हो। तो 3 पैसेज हो गया है। और चौथा पैसेज क्या है? चौथा पैसेज है कालिदास जन्म विषय। देखिए, जन्म शब्द से ही जान जाएंगे, कालिदास से तो जान गए कि कालिदास चैप्टर का है, लेकिन जन्म विषय जो है ये बताएगा कि इस पैसेज में हमें जन्म संबंधी चीजें लिखनी है। देखिए कितना बारीकी से हम समझ रहे हैं। जन्म जैसे ही आएगा हम समझ जाएंगे कि इसमें जन्म संबंधित चीजें लिखना है। और एका जनश्रुति आएगा तो इसमें समय संबंधित, ऐसा जनश्रुति है कि उनके शासनकाल के थे, ये क्या हो गया? जनश्रुति हो गया। उसके बाद वाग देवता, वाग देवता मतलब ये सरस्वती वाला है, तो इसमें क्या लिखेंगे? जन्म विवाद के बारे में, कि न ये स्वयं बताते हैं न दूसरे कवि बताते हैं। तो वाग देवता में क्या लिखेंगे? तीनों लिखेंगे, जैसे जन्म के, स्थान के और कुल के। तो वाग देवता में किसका वर्णन होगा? जन्म, स्थान और कुल तीनों का वर्णन होगा। और एका जनश्रुति में किसका वर्णन होगा? इनका समय क्या है। और जन्म विषय में स्थान, कि यहाँ कहाँ जन्म हुआ था, कश्मीर हुआ, बंगाल हुआ, उज्जैन हुआ, कहाँ हुआ। और अंतिम है इस चैप्टर से कि देश काल देव कवि कालिदास कुलस्य अपि, कुल के बारे में। देखिए, सिंपली रूप से, सामान्य रूप से
हम 5 ही पैसेज पढ़ेंगे और इस 5 ही में से आएगा तो किस किस में से आएगा, कुलस से आएगा। तो कुल मतलब ये शब्द खोजेंगे और जैसे ही कुल मिल जाएगा हम लिखना शुरू करेंगे इनके कुल के बारे में। जन्म विषय, जैसे ही जन्म विषय आएगा हम लिखना शुरू करेंगे इनके जन्म विषय के बारे में। इका जनश्रुति आएगा तो इनके समय के बारे में कि इनका समय क्या था। और वाग देवता आएगा तो तीनों लिखेंगे, जन्म के बारे में, कुल के बारे में और समय के बारे में, ठीक। और एक मुकुटमणि यदि आएगा तो मुकुटमणि का मतलब कि कालिदास का बड़ाई करना है, कालिदास का बड़ाई करना है। तो 5 पैसेज हो गया। अब देखिए, अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सब में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया है, एक से शुरू करते हैं। जैसे महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि वाला आ गया, जैसे मुकुटमणि वाला आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि है, माने अर्थात उनके जैसा नहीं है। देखिए मणि दिया है तो इसमें एक लाइन लिखेंगे कि संस्कृत में महाकवि कालिदास सभी कवियों में मुकुटमणि है। देखिए ऊपर पैसेज नहीं देखेंगे, पैसेज का अर्थ क्या होगा, हम अपना सामान्य भाषा में लिखना शुरू कर देंगे कि मुकुटमणि है, वो सभी कवियों में श्रेष्ठ है या सभी कवियों में अद्वितीय है। 2 लाइन हो गया। उसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे कि उनकी कृति देश देशांतर तक फैली हुई है, अन्य देशों में भी फैली हुई है। 3 लाइन हो गया। और अंतिम लाइन लिखेंगे कि वह भारत में ही नहीं पूरे विश्व के कवियों में 1 नंबर पे श्रेष्ठ है, उनके जैसा कोई नहीं है। भारत ही नहीं विश्व कवि के रूप में भी वो आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। किस लिए? संस्कृत विषय में योगदान के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि वे सभी कवियों में, संस्कृत के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं या मुकुटमणि हैं, वे सभी कवियों में अद्वितीय हैं, उनकी कृति देश देशांतर में फैली हुई है, वे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के कवियों में संस्कृत विषय में श्रेष्ठ हैं। हो गया। अब इसको आप अपने भाषा से जैसे लिख देखिए, हो गया, संदर्भ लिखिए दिए, 2 अंक मिल ही गया। और इसका जो अर्थ है ये भी आप लिखिए दिए। मान के चलिए कि आपने 80% सही लिखा है, हूबहू नहीं लिखा है, लेकिन जो भी गद्यांश का अर्थ निकलना चाहिए आपका लगभग 80% निकल रहा है। तो 80% निकल रहा है तो ये 5 अंक है, तो 5 अंक नहीं देंगे तो 4 अंक देंगे, और 2 अंक संदर्भ का तो 6 अंक मिलेगा। ये 3 ही देंगे तो 3 देंगे और संदर्भ वाला 2, 5 अंक। तो 5 अंक हुआ, 7 अंक में 5 अंक मिला। अब आपको क्या चाहिए बिना पढ़े, ठीक। तो ये मुकुटमणि वाला याद कर लिए। अब नीचे आ जाते कि वाग देवता भरणभूतस, ये वाला आएगा तो क्या करेंगे, तीनों के बारे में वर्णन करेंगे, जन्म स्थान, उसके बाद कुल के बारे में, उसके बाद समय के बारे में। तो लिखेंगे कि काली वाग देवता भरणभूतस, मतलब जिन पे माँ सरस्वती की कृपा है उन कालिदास के। देखिए पैसेज में तो कुछ दूसरा लिखा है, लेकिन हम अपने सामान्य भाषा में लिखेंगे तभी जाकर नंबर मिलेगा। और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यदि दूसरा उपाय खोजना चाहते हैं तो सीरीज उठाइए, एक एक शब्द को पढ़ना शुरू कीजिए, अर्थ निकालना शुरू करिए। अब तो समय है नहीं, तो क्या लिखेंगे कि जिन कवि पे माँ सरस्वती की छत्र छाया है उन कवि या कालिदास का जन्म, कुल और समय तीनों लेकर काफी विवाद है। 1 लाइन हो गया। दूसरा लाइन क्या है कि अपने जन्म स्थान, कुल और समय के बारे में न तो वह स्वयं बताते हैं किसी रचना में, माने वो स्वयं भी इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं किए हैं। और फिर अगले में लिखेंगे ये भी एक विषय है कि उनके जन्म, विवाद, कुल और समय पर दूसरे कवि भी मौन है, दूसरे कवि भी मौन है, दूसरे कवि ने भी कुछ नहीं कहा है। देखिए अब लगभग पूरा होने वाला है, लगभग क्या है, पूरा होने वाला है। क्या लिखेंगे कि जिन पे सरस्वती की कृपा है उनके जन्म, विवाद, कुल और समय को लेकर के काफी अनसुलझी गुत्थी है, उन्होंने स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं किया है, नहीं लिखा है।
स्वयं तो लिखा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दूसरे लोग भी मौन है, दूसरे कवि भी इस पे मौन है, दूसरे कवि ने भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। अब प्रस्तुत करते हैं तो हम इसमें लिखेंगे कि आंतरिक और बाह्य, मतलब सबका समीक्षा करने के बाद ही हम एक यथास्थिति उत्पन्न होती है, नहीं मतलब देखो गलती हो रहा है, मतलब इसमें लिखेंगे कि आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों का यदि अनुसरण करके समीक्षक यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं, कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। मीन्स यदि कोई भी नहीं बोला है तो हम एक बीच का रास्ता निकालते हुए सभी साक्ष्यों का अनुसरण करते हुए ही इनका परिचय प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि लिखित तो है नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे, फिर से अब सीधा सीधे, अब समझते नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं कि जिन पे सरस्वती माँ सरस्वती की कृपा है उन कालिदास के जन्म, विवाद, कुल और समय तीनों पे काफी विवाद है। वे स्वयं भी इनके बारे में कुछ नहीं लिखे, न ही अपने रचनाओं में कहीं जिक्र किया है। हालांकि दूसरे लेखक भी इसके बारे में मौन है, उन्होंने भी कहीं नहीं चर्चा किया है। इस प्रकार हम नीचे सभी चीजों का, सभी यथा वस्तु का ध्यान में रखते हुए भी इनके जन्म स्थान, कुल और समय के बारे में चर्चा करेंगे। आपका 5 नंबर हो गया। हमें नहीं लग रहा कि 4 नंबर से कम आएगा, हो सकता है कि 5 नंबर भी आए, लेकिन 4 नंबर से कम नहीं आएगा। तो 2 पढ़ लिए। पैसेज वाग वाला क्या लिखना है, मुकुटमणि, ये ध्यान रखेंगे, यही मेन हॉट कीवर्ड है। उसके बाद देखिए एक जनश्रुति है, एका जनश्रुति, ऐसा जनश्रुति है। क्या जनश्रुति है, तो लिखेंगे कि ऐसा जनश्रुति है कि माना जाता था कि वो विक्रमादित्य के समय के हैं, लेकिन विक्रमादित्य का जो कार्यकाल है वो स्वयं संदेह में। अब बताइए, जब इनका संदेह में है तो उनका कैसे क्लियर होगा। ऐसा माना जाता है कि जो विक्रमादित्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये देखिए लिखना है, उसमें संस्कृत में दिया है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के समकालीन थे। लेकिन कालिदास ने अपने मालवकाग्नि मित्र में अग्निमित्र राजा का वर्णन किया है जो शुंग वंश का था। तो भाई देखिए कैसे क्लियर होगा, ये अपनी रचना में शुंग वंश के बारे में वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, और ये अपनी रचना में कुछ और लिखते हैं। लेकिन ऐसा ये माना जाता है, ये कन्फर्म है कि इनका जो कार्यकाल है वो ईस्वी से पूर्व था, ईस्वी से पूर्व था। तो ये खत्म हो गया। कैसे लिखेंगे अर्थ, कि एक जनश्रुति है कि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे, राज दरबारी थे, लेकिन विक्रमादित्य का जो कार्यकाल है, जो समय है, वह स्वयं संदेह में है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, लेकिन कालिदास ने अपनी रचना मालवकाग्नि मित्र में, या कालिदास ने अपनी रचना में अग्निमित्र का राजा का वर्णन किया है जो शुंग वंश का था। इसलिए ये इस पे संदेह होता है कि विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त के समय के थे। अंत में लिखेंगे कि लेकिन यह बात स्पष्ट है कि उनका जो समय है ईस्वी से पूर्व था। हो गया, 3 पैसेज हो गया। अब चौथा पे आते हैं। इसको आप सीरीज में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, सीरीज पढ़ेंगे आपको जल्दी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चौथा देखिए, जन्म विषय। जैसे ही आपके पैसे में जन्म विषय आएगा शब्द, ये शब्द जन्म विषय आएगा, आप खुश हो जाएंगे कि हमें जन्म विषय के बारे में लिखना है। आगे उसमें कठिन कठिन शब्द क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही जन्म विषय आया, जन्म विषय लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे कि कालिदास, सब में लिखेंगे थोड़ा सा, कालिदास शब्द लिखेंगे कि कालिदास के जन्म विषय के बारे में, जन्म विषय के बारे में, कालिदास के जन्म विषय के बारे में क्या है, तो कालिदास के जन्म के विषय के बारे में काफी संदेह है, कोई स्पष्ट नहीं है। इतना लिख दिए। दूसरा लिखेंगे, कोई इन्हें कश्मीर का बताता है, तो कोई बंगाल का बताता है।
किसी किसी के द्वारा यह भी बताया जाता है कि वे उज्जैन के थे, उनका जन्म उज्जैन में हुआ था। सिंपल बात, देखिए गद्यखंड में क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, आप लाइन से लिखना शुरू करिए, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे लिखेंगे आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्या लिखेंगे कि कालिदास के जन्म के विषय में काफी विवाद है, कोई उन्हें कश्मीर का बताता है, कोई उन्हें बंगाल का बताता है, कोई उनका जन्म स्थान उज्जैन मानता है। इतना हो गया। और अंत में लिख देंगे कि लेकिन कालिदास का उज्जैनी प्रेम यह बताता है कि उज्जैन का पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि कालिदास अपनी रचनाओं में उज्जैन का ज्यादा जिक्र करते हैं, इससे यह माना जाता है कि उज्जैन जो है सर्वसहमति या सुसंगत है या अच्छा है या विश्वसनीय है। ठीक, अब देखिए जन्म विषय वाले पैसेज में इतना ही लिखना है कि उनके जन्म के बारे में विवाद है, कोई क्लियर नहीं है, उनका जन्म कोई कश्मीर, कोई बंगाल, कोई उज्जैन। और अंत में कालिदास वाला भी लिख देंगे कि उनका क्या मानना है, मतलब वो अपनी रचना में वो थोड़ा सा उज्जैन का वर्णन किए हैं, तो इसलिए माना जाता है कि उज्जैन वाला कुछ ज्यादा सही है। तो 4 सीख लिए। और 5वां आते हैं दिस काल देव कालिदास कुलस्य अपि। देखिए अब और सब नहीं लिखना है, कुल दिखना है। कुलस्य अपि का अर्थ क्या होगा कि अब इसमें कुल के बारे में वर्णन करेंगे। पैसेज कितना कठिन है उससे कोई मतलब नहीं, पैसेज तो लिख देंगे क्योंकि जैसे ही आएगा कालिदास हम समझ जाएंगे कि ये कालिदास का है। संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर तुरंत में लिखा है। उसके बाद यहाँ कुलस्य अपि लिखा है तो हम कुल के हिसाब से जानेंगे कि इसके कुल के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए हम लिखते हैं अर्थ इसका। देखिए इसमें भी लिखेंगे कालिदास के कुल के बारे में भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, या कालिदास के कुल के बारे में भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। वैसा उनका वर्ण जो है ब्राह्मण बताया जाता है, उनका वर्ण ब्राह्मण बताया जाता है। वे शिव के उपासक थे ये भी बताया जाता है। लेकिन रघुवंशम में उन्होंने राम के बारे में लिखा है, तो इस पर फिर संदेह हो गया। और अंतिम लाइन लिखेंगे कि उनके अज्ञानता के बारे में भी मिथक चर्चाएं होती रहती है जो विचारणीय है। जैसे कालिदास जिस पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे, इसके बारे में कहा गया है। तो कुल के बारे में यही 3-4 चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उनके कुल के बारे में भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। उन्हें माना जाता था कि वो ब्राह्मण वर्ण के थे, ऐसा कहा जाता था कि वे शिव के उपासक थे या शिव को मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं रघुवंशम में राम के बारे में लिखा है। उनकी अज्ञानता के जो किस्से हैं, अज्ञानता के बारे में भी ये चर्चाएं होती हैं जो विचारणीय हैं। 3 लाइन हो गया, 4 नंबर मिलेगा। अब आपको चाहिए क्या? इससे आसान विधि नहीं हो सकती। तो देखिए हमने कालिदास के बारे में 5 गद्यांश पढ़े और इस 5 गद्यांश में से निश्चित रूप से आपको एक आना है, और लिखने का भी एक तरीका आपको बता दीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, देखिए नीचे और भी 2-3 पार्ट है, इसको भी हम लोग देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी जो PDF है उसको जरूर डाउनलोड कर दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज करिए, यहाँ ज्ञान गंगे टीम आपको भेज देगी। और अगली वीडियो जरूर देखें। 3-4 पार्ट हम बताए हैं, महत्वपूर्ण जो गद्यांश है कालिदास का बता दिए, इसमें से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यदि इसमें से नहीं आता है तो हम 2-3 पार्ट और चर्चा कर लेंगे ताकि हमें मुसीबत में न फंसना पड़े। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।